Hello students, today our topic is Python Pandas data frame. In this lecture we are going to discuss some basic program related to Python Pandas data frame. In our earlier lecture we already discussed about how to create a data frame, how to create a series, different functions related to series we already discussed in our last video. And in this video our main focus is to discuss about data frame and the function which are related to data frame. So let's start. So students, ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जैसे आप टाइटल देख सकते हैं, राइट पांडास प्रोग्राम टू रीड मार्क्स डिटेल ऑफ दीपाली एंड कैलकुलेट सम ऑफ ऑल मार्क्स। तो एक स्टूडेंट है दीपाली, उसके मार्क्स को हमको रीड करना है और उसके जो मार्क्स हैं, जो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, उन सभी मार्क्स को हमको सम करना है। तो यहाँ पर दो बातें बहुत ज़रूरी हैं जानना समझना। पहली बात तो ये कि हमको दीपाली के मार्क्स पता होने चाहिए और दीपाली के मार्क्स एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में होने चाहिए। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम, जैसा कि हम जानते हैं रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं जिसमें डिफरेंट। तो ऑब्वियसली चूँकि हमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए तो 5 सब्जेक्ट उसमें आप कह सकते हैं कि कॉलम होंगे, ठीक है, और उसके मार्क्स होंगे और उस मार्क्स को हमको पहले रीड करना है और रीड करने के बाद फिर हमको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए फंक्शन यूज़ होता है सम, पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि चूँकि हम डेटा फ्रेम यूज़ करने जा रहे हैं इसके अंदर, तो डेटा फ्रेम के लिए हम जानते हैं पाइथन पांडास लाइब्रेरी यूज़ होती है। और ये जो पांडास लाइब्रेरी है, जब तक आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे अपने प्रोग्राम में तब तक इसके किसी भी फंक्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा। डेटा फ्रेम क्रिएट ही नहीं है तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात ये है कि आपको इसके साथ सम फंक्शन भी यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें सबसे पहले तो पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन जो आपकी प्रोग्राम की होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंपोर्ट पांडास एज पी। हम उसको एक अल्टरनेटिव नेम दे देते हैं पी। अब जहाँ भी हमें पांडास को यूज़ करना होगा हम लिखेंगे वहाँ पर पी। इन प्लेस ऑफ पांडास हम पी लिखेंगे वहाँ पर और डॉट करके फंक्शन का नेम लिखेंगे, जो भी हम फंक्शन इसका यूज़ करना चाहते हैं वो। क्लियर। सेकंड, आप इसके अंदर नंपाई लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, किसी भी लाइब्रेरी को आप अपने प्रोग्राम का पार्ट बना सकते हैं। अगर आप उसके किसी फंक्शन को यूज़ नहीं करते तो इट डजंट मीन कि कोई एरर आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन हम लाइब्रेरी को उसी को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो आई डोंट थिंक इस नंपाई लाइब्रेरी का इसमें शायद कोई काम है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम एक डिक्शनरी लेंगे और डिक्शनरी का नेम लिया हमने डेटा। डिक्शनरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिक्शनरी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है डिक्शनरी को। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। जब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड की, इट मीन्स दैट इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा, कोई सीक्वेंस नहीं होता एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट का इसलिए सीक्वेंस नहीं होता, इसलिए हम अनऑर्डर्ड डेटा टाइप बोलते हैं। दूसरी बात ये कि इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि जब कभी भी हम वैल्यू लिखते हैं इसके अंदर तो वैल्यू को हम सिर्फ वैल्यू नहीं लिखते, वैल्यू के साथ उसकी की लिखते हैं। अब की का रोल ये है कि की बेसिकली वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो हमें वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए की रिक्वायरमेंट होती है तो डिक्शनरी के अंदर। इसीलिए हम जब कभी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को मेंशन करते हैं तो उसकी की के साथ मेंशन करते हैं। अगर आप की के साथ मेंशन नहीं करेंगे तो एरर दिखाएगा, तो की के साथ मेंशन करते हैं। फर्स्ट थिंग, की म्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप होनी चाहिए, म्यूटेबल नहीं होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। की के साथ ही कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन लगी रहती है कुछ, वो आपको फॉलो करनी होंगी। तो की आपका इम्यूटेबल होना चाहिए, वैल्यू आपका म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जब कभी भी हम की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को सेपरेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम की लिखते हैं, देन आफ्टर हम वैल्यू लिखते हैं और की और वैल्यू को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। इसमें भी की पहले और वैल्यू बाद में आनी चाहिए, ठीक। एक की वैल्यू के पेयर को लिखने के बाद हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो डिक्शनरी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दिया इसके बारे में। तो डिक्शनरी का नेम लिया हमने डेटा। देखिए, डिक्शनरी से हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, कई बार बता चुका हूँ, सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, दैट डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करने के अपनी ही एक एडवांटेज है। पहली बात तो ये कि जब हम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो कॉलम्स नेम देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। दूसरी बात है कि जिस कॉलम को अगर हम जिसकी को पिक नहीं करेंगे कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ करके तो वो आपका फिर डेटा फ्रेम का पार्ट भी नहीं बनेगी। तो ये दोनों एडवांटेज हैं। ये हमने लास्ट के जितने भी प्रोग्राम्स थे उनमें सभी को अप्लाई करके देख चुके हैं इसमें। तो एक डिक्शनरी का नेम लिया डेटा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने की ली दीपाली और फिर हमने वैल्यू ले ली। तो वैल्यू कैसे ली है, वैल्यू हमने लिस्ट की फॉर्म में ली है। इट मीन्स
इसमें डिफरेंट आपकी सब्जेक्ट ले लिए एज अ इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। और ये सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 5। तो 5 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब हमने सेकंड की ली, सेकंड की का नेम लिया हमने मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर ये बात याद रखिए कि दीपाली और मार्क्स एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, तो जो हमने लिया है जो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मार्क्स अगेन हमने चूंकि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमको मेंशन करने हैं, तो अगेन हम उसको एक लिस्ट की फॉर्म में मेंशन करेंगे, दैट आर 89, 99, 97, 99 एंड 98। तो ये मार्क्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ तक हमारी डिक्शनरी कंप्लीट हो गई, हमने डिक्शनरी बना ली। अब डिक्शनरी चूंकि हमारे पास बन चुकी है, तो डिक्शनरी को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। अब इस डिक्शनरी को जब हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, तो दो बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि ये जो इसके अंदर की है दीपाली और ये आपका मार्क्स, ये आपके कॉलम का नेम हो जाएंगे, ठीक। सेकंड जो वैल्यूज़ हैं दीपाली की, जो वैल्यूज़ हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, दीज आर द वैल्यू ऑफ अ कॉलम दीपाली। तो ये 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी हैं, ठीक है। किस किस के? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, मैथ के, कंप्यूटर साइंस के। तो इट सिंपली मीन्स दैट जब हम इसे डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास 2 कॉलम्स होंगे और हमारे पास 5 रो होंगी, ठीक है। और ठीक है, तो अब हमको इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटा फ्रेम फंक्शन की। तो हम एक पहले वेरिएबल नेम ले लेते हैं डी एफ से डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करेंगे। और चूँकि हम ये जानते हैं कि डेटा फ्रेम फंक्शन आपका पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है, तो सबसे पहले लिखेंगे पी डी डॉट डेटा फ्रेम ऑफ ए डेटा। क्लियर? तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, इसका मतलब हमने फंक्शन यूज़ किया है पांडास लाइब्रेरी का, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने डिक्शनरी का नेम दिया है, वो इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि डिक्शनरी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए। तो एज ए पैरामीटर वैल्यू हम डिक्शनरी को पास करेंगे डेटा फ्रेम फंक्शन में, तो ये डिक्शनरी आपका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने होने का सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि हमारे पास 2 कॉलम होंगे दीपाली और मार्क्स, और 5 डिफरेंट इसके अंदर हमारे पास रो होंगी। तो लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिव था हमारा सम निकालने का, ठीक है। और सम भी किसका निकालने का? मार्क्स का निकालने का। तो पहले एक मैसेज प्रिंट कराएंगे हम। मैसेज हमने प्रिंट कराया प्रिंट सम ऑफ मार्क्स। तो ये मैसेज चूँकि एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में मेंशन कर रखा है, तो ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। आफ्टर दैट एक और स्टेटमेंट देंगे सम निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि जब कभी भी हम डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर किसी एक कॉलम पर ऑपरेशन करते हैं, तो पहले हम डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कॉलम का नेम लिखते हैं जिस पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब वो कॉलम चूँकि मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है वो कॉलम, तो हमें मार्क्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और हमें क्या करना है? हमें सभी 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल निकालना है। तो हम लिखेंगे डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मार्क्स, पैरेंथेसिस साइन, विद इन पैरेंथेसिस साइन, देन आफ्टर डॉट ऑपरेटर एंड देन सम। तो सम हो जाएगा इसका फंक्शन। तो सम फंक्शन जो हो जाएगा आपका, ये सम निकाल देगा किसका? कॉलम मार्क्स का, डेटा फ्रेम डीएफ के। तो डेटा फ्रेम डीएफ के मार्क्स कॉलम का सम, जितना भी सम होगा 5 सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, मैथ का, कंप्यूटर साइंस का, जो कि 89 + 99 + 97 + 99 + 98 है, वो सम आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका कुछ मैसेज इस तरीके से लिखा आएगा, सम ऑफ मार्क्स कॉलन, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा 482। नेक्स्ट लाइन में आउटपुट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। और यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट, तो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था सम ऑफ मार्क्स, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा था प्रिंट डी ऑफ मार्क्स डॉट सम, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कैलकुलेट होकर आएगा 482, ये आपका नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। तो अभी ये आपका मार्क्स आपका इस तरीके से शो हो गया। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता है। हम एक अगर चाहें तो पहले एक डेटा फ्रेम को शो कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम क्या कैलकुलेट हुआ है, डेटा फ्रेम किस तरीके से बनाएं। तो जहां आपने मार्क्स को डिफाइन करने के बाद डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम लिखा है, बेहतर है होता अगर आप लिखते वहाँ पर प्रिंट डी एफ, तो डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाता, तो डेटा फ्रेम भी विजिबल होता, दिखता स्क्रीन पर डेटा फ्रेम क्या है, और उस डेटा फ्रेम पर फिर जो सब्जेक्ट्स का सम है वो कितना निकल के आ रहा है, ये भी ईजिली हमको पता चल जाता।
तो ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता, नहीं किया कोई बात नहीं। लेकिन चूँकि इसमें क्लियरली हमसे कहा गया था कि हम सम ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स निकालना है, तो वो हमने निकाल दिया, तो हमारा टारगेट या हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफ़िल हो चुका है, वो हम अचीव कर लिया हमने इस प्रोग्राम के थ्रू। तो प्रोग्राम बहुत छोटा सा है। एक बात जो समझने की है वो ये है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ये चाहते हैं, जैसे अभी इसमें हमने क्या किया कि हमने डेटा फ्रेम कन्वर्ट किया और हमने ना तो इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया और ना ही कॉलम पैरामीटर का यूज़ किया। तो हमने इंडेक्स भी डिफाइन नहीं किया, कॉलम भी डिफाइन नहीं किया। तो कॉलम का तो ऐसा है कि जब डिक्शनरी से हमने डेटा फ्रेम को कन्वर्ट किया है, तो डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो डेटा फ्रेम का कॉलम का काम करती हैं। और जहाँ तक इंडेक्स की बात है, इंडेक्स लेवल की बात है, तो वो 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, नंबरिंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा उस केस में। लेकिन कॉलम पैरामीटर का यूज़ नहीं किया है, तो इसका एक इफ़ेक्ट ये भी होगा कि अगर हम डेटा फ्रेम को प्रिंट कराना चाहेंगे इसमें, तो इट में भी पॉसिबल कि मार्क्स पहले आए दीपाली बाद में। ये भी हो सकता है दीपाली पहले आए मार्क्स बाद में, 2 डिफरेंट कॉलम्स के नेम है, उनको हम चाहते हैं कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर हो, वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद ये अपीयर हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉलम पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट डेटा, तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा, इसके बाद कॉमा लगाइए, कॉलम्स लिखिए, कॉलम्स इज इक्वल टू करके आप जो भी इसके कॉलम्स के नेम हैं वो मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो होगा क्या कि जिस ऑर्डर में आप कॉलम के नेम मेंशन करेंगे, ऑब्वियसली 2 ही कॉलम है, उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट विजिबल होगा। अदरवाइज़ फिर चूँकि अनऑर्डर डेटा टाइप है और अनऑर्डर डेटा टाइप डिक्शनरी को आपने कन्वर्ट किया है आपने डेटा फ्रेम के अंदर, तो उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप किसी कॉलम को लिखते नहीं हैं कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करके, तो फिर वो कॉलम आपका डिक्शनरी का पार्ट नहीं होगा। क्लियर? और अगर आप किसी ऐसे कॉलम को लिख देते हैं जो डिक्शनरी में की है ही नहीं, तो उस केस में जो वैल्यूज़ होंगी वो एन एन से रिप्रेजेंट होंगी, और एन एन का मतलब जानते हैं, एन एन का मतलब होता है नॉट ए नंबर। इट मीन्स की तो है पर वैल्यूज़ के अगेंस्ट फाइंड आउट नहीं हुई, तो नॉट ए नंबर करके शो करेगा। इट मीन्स वहाँ कोई नंबर आपका फाइंड आउट नहीं हुआ। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, बातें बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर समझने की। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। दैट इज़ प्रोग्राम नंबर 9। देखिए अभी तक हम सीरीज़ में पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है, सीरीज़ को ऐड कैसे किया जाता है, सीरीज़ के डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किए कैसे किया जाता है, सीरीज़ पर डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी हमने देखा समझा। उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है। और अब ये प्रोग्राम है। इसके बाद जब हम बात करेंगे डिफरेंट फंक्शंस की, तो वो प्रोग्राम के अंदर अभी देखने को आपको मिलेंगे, आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में वो आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये एक प्रोग्राम है, उसमें कहा गया है प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन ए डेटा फ्रेम। एक डेटा फ्रेम है और उसमें आपको मिन और मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मिन और मैक्स वैल्यू याद रखिएगा, आप सीरीज़ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फंक्शन वहाँ भी एप्लीकेबल है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं डेटा फ्रेम की कि किस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल सबसे पहली लाइन जो होनी चाहिए प्रोग्राम के अंदर वो होनी चाहिए इंपोर्ट पांडाज एस पी डी। हमने लिख दिया इंपोर्ट पांडाज एस पी डी। आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे सिंपली। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए पहले आप डिक्शनरी को क्रिएट कीजिए, उसके बाद डेटा फ्रेम को क्रिएट कीजिए। उससे बेहतर है कि आप डेटा फ्रेम फंक्शन को डायरेक्ट यूज़ कीजिए और डिक्शनरी को एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने भी ये करने की कोशिश की है, आप 2 डिफरेंट स्टेप में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं, क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम, name of the data frame is df, then after df is equal to pt dot data frame, within parenthesis sign you can easily see that we just pass a dictionary inside that as a parameter value। तो एक डिक्शनरी है, इजीली देख सकते हैं, डिक्शनरी में की है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसकी हमने वैल्यू पास की है, वैल्यू पास की है तो वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में दी है हमने, कॉलन का साइन लगाया है और ए के अंक जो वैल्यू दी है लिस्ट की फॉर्म में दी है, यानी कि जो ए है इसकी 5 डिफरेंट वैल्यू है, 12 4 5 नन। नन एक कीवर्ड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नन एक कीवर्ड है। एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी कीवर्ड है उसमें सिर्फ 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। एक है ट्रू, एक है फॉल्स और एक है नन। आपको पता होना चाहिए ये बात। तो बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। तो एक नन है, नन का मतलब है आपने कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है वहाँ। तो आपने ए के अंगेज जो वैल्यू ली है 12 4 5 नन 1 ली है, बी के अंगेज जो वैल्यू ली है 7 2 54 3 नन अगेंस्ट लास्ट वैल्यू नन है, और सी के अंगेज जो वैल्यू ली है आपने 20 16 11 3 8, और डी में जो वैल्यू ली है आपने 12 3 नन 2 6। तो कुछ वैल्यू नन के थ्रू रिप्रेजेंट की है, इट मीन्स वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब
चूँकि ना तो हमने इसके अंदर इंडेक्स पैरामीटर यूज़ किया है, ना ही कॉलम पैरामीटर को यूज़ किया, तो ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि इसकी जो कीज़ हैं वो कॉलम्स का नेम बन जाएंगी। इट मीन्स हमारे पास 5 कॉलम होंगे ए बी सी डी, सॉरी 4 कॉलम होंगे ए बी सी डी, और उनके लिए वैल्यू होंगी डिफरेंट कॉलम्स की। जहाँ नन है वहाँ जो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी एन एन से शो होगी। एन एन से, एन एन का मतलब क्या होता है, नॉट ए नंबर। इट मीन्स कोई नंबर वहाँ पर फाइंड आउट नहीं हुआ, कोई नंबर नहीं है वहाँ पर। तो सबसे पहला हमें काम तो ये करना है कि हमको डेटा फ्रेम को प्रिंट करा के देख लेना है कि डेटा फ्रेम हमारा क्या है। तो उसके लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। हमने लिखा प्रिंट टीएफ, तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। आप सम निकालना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। सम तो हमने पिछले केस में निकाला था। तो डेटा फ्रेम के केसेस में होता क्या है कि सम हम अलोंग एक्सिस 0 और अलोंग एक्सिस 1 दोनों की तरफ ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक्सिस 0 की तरफ कैलकुलेट करना चाहें तो हमें मेंशन करना पड़ेगा एक्सिस 0, और अगर हम एक्सिस 1 के अगेंस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो हमें एक्सिस इक्वल टू 1 डिफाइन करना पड़ेगा। और चाहे फंक्शन सम हो, चाहे मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, आपको एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा जिस एक्सिस के अलोंग आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर आपने एक्सिस मेंशन नहीं किया तो भी फंक्शन अपना काम करेगा, लेकिन उस केस में डिफ़ॉल्ट एक्सिस एक्सिस 0 होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट एक्सिस क्या है। डिफ़ॉल्ट एक्सिस होता है आपका एक्सिस 0। तो याद रखिएगा एक्सिस 0 डिफ़ॉल्ट एक्सिस होता है। एक्सिस 0 का मतलब है कि कॉलम वाइज सम होगा, ठीक है। तो यहाँ हमको एक्चुअली सम नहीं निकालना। एक्चुअली पिछले लास्ट केस में हमने सम निकाला था और उसमें भी सम एक्सिस 0 के अलोंग निकला था, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर पहले ही काम करते हैं। जैसे इसमें मैसेज भी लिखा हुआ है, इवन इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एक्सिस इज इक्वल टू 0 द मेथड विल रिटर्न द मैक्स ओवर द इंडेक्स एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट। इंडेक्स एक्सिस के अलोंग निकलेगा आपका मैक्सिमम, इंडेक्स एक्सिस के अलोंग आपका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट होगी। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो चूँकि हमने यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू 0 डिफाइन नहीं किया, तो ये आपका अलोंग एक्सिस 0 निकलेगा। तो आप इसे डिफ़ाइन कर भी सकते हैं, मेंशन कर भी सकते हैं, और अगर मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सिस 0 है। तो यहाँ पर अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फंक्शन का नेम है मैक्स, MAX, ठीक। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो जैसे हमने लिखा मैक्स 1 इज इक्वल टू DF डॉट मैक्स, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने पैरामीटर वैल्यू पास की एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सिस 0 के अलोंग मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। अब अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अलोंग एक्सिस 1, तो हम एक पहले मैसेज प्रिंट करा देते हैं, चूँकि कैलकुलेट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू अलोंग एक्सिस 0, देन आफ्टर प्रिंट मैक्स 1। तो मैक्स 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको इसमें, अब हमको देखिए जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि इसमें जो एन है वो कंसिडर ना हो। एन का मतलब नॉट ए नंबर, नन वैल्यू, जो नन से मेंशन किया था हमने मेन डिक्शनरी में, और जो डेटा फ्रेम में आपका एन से शो हो रहा था वो इंक्लूड ना हो, वो इसका पार्ट ना हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होता है आपको, उसको अवॉइड करने के लिए एक और पैरामीटर है जिसका नेम है स्किप एन, ठीक है। इसके पैनी का मतलब है आप एन की वैल्यू को, नॉट ए नंबर की वैल्यू को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर इसकी वैल्यू आप इस एट्रीब्यूट की वैल्यू 2 देंगे तो, अगर फॉल्स देंगे तो वो भी इंक्लूड होगी, ठीक। तो मैक्स 2 इज इक्वल टू DF डॉट मैक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमने क्या किया, हम किया है एक्सिस तो 1 लिया है, ठीक, तो एक्सिस चेंज हो गई, लेकिन साथ ही साथ हमने एक काम और किया है इसमें कि हमने एट्रीब्यूट लिया है इसके एन और इसकी वैल्यू को हमने ट्रू मेंशन किया है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें एन जो बी वैल्यूज़ हैं उनको स्किप करके चलना है। और अब ये जो रिज़ल्ट है, मैक्सिमम जो रिज़ल्ट है एक्सिस 1 के अलोंग, चूँकि ये मैक्स 2 में स्टोर हो जाएगा, तो अब ज़रूरत यहाँ पर ये है कि हम एक मैसेज दें और मैसेज प्रिंट कराने के साथ मैक्सिमम वैल्यू को भी प्रिंट कराएं। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू अलोंग एक्सिस 1 एंड देन प्रिंट मैक्स 2। तो सबसे पहले मैसेज लिखा हुआ आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू अलोंग एक्सिस 1, ये मैसेज एज इट इज़ स्क्रीन पर शो होगा। और उसके बाद प्रिंट मैक्स 2, तो मैक्स 2 की जो भी वैल्यू होगी, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ द मैक्स 2 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, क्लियर। तो वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो लिखा है प्रिंट मैक्स 2। अब आगे देखिए, अब इसी तरीके से आपको मिनिमम निकालना है, तो आप मिनिमम निकाल सकते हैं। मिनिमम निकालने के लिए फंक्शन का नेम ही समझ लीजिए, फंक्शन का नेम है मिन, MIN, मिन। तो वहाँ भी एक्सेस मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट तो एक्सेस 0 होता है, तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 के अलोंग आपका ये मिनिमम वैल्यू निकालेगा। और अगर आप
मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्सिस 1 के अलॉन्ग, तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंशन नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 ही कंसीडर होती है। तो यहाँ पे जैसे आप लाइन देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है min 1 इज इक्वल टू टी एफ डॉट मिन एक्स इज इक्वल टू 0, एंड देन आफ्टर यू कैन सी इजीली सी दैट दैट इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द प्रिंट फंक्शन दैट प्रिंट मिनिमम वैल्यू अलॉन्ग एक्सिस 0 लिखा हुआ है। तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट्स में मैसेज दिया हुआ है। देन प्रिंट min 1, तो min 1 की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जो भी वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी वो प्रिंट हो जाएगी। आफ्टर दैट यू कैन इजीली सी दैट min 2, ठीक है। अब हम एक्सिस 1 के अलॉन्ग भी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे min 2 इज इक्वल टू टी एफ डॉट मिन एक्स इज इक्वल टू 1, एंड देन विद इन द प्रिंट स्टेटमेंट यू कैन इजीली सी दैट वी पास स्ट्रिंग दैट मिनिमम वैल्यू अलॉन्ग एक्सिस 1। तो ये हमने दिया है स्टेटमेंट, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट देयर इज अनदर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट min 2, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो भी min 2 की वैल्यू होगी वट एवर विद द वैल्यू अलॉन्ग द एक्सिस 1 विल बी प्रिंटेड ऑन दैट प्लेस, तो वो आपका प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखिए ज़रा इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये इसका आउटपुट है। अब यहाँ पर आपको एक्सिस 0 और एक्सिस 1 का आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इजीली देख सकते हैं इसके अंदर 4 कॉलम है ABCD, ठीक है, 5 रोज़ है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट है, और हमने इंडेक्स मेंशन नहीं किया था, याद रखिएगा, इसलिए काउंटिंग 0 से 0 1 2 3 4 ये डिफ़ॉल्ट होती हैं, ठीक है। अब ए कॉलम में वैल्यू आ रही है 12 4 5 NAN1, बी में आ रहा है 7 2 54 3 NAN, इसी तरीके से सी में वैल्यू आ रही है 20 16 11 3 8, डी में वैल्यू आ रही है 14 3 NAN 2 6। अभी आपको अगर 1% अभी भी डाउट है कि क्या एक्सिस 0 होती है क्या एक्सिस 1, तो यहाँ पर आंसर क्लियरली दिखाई देगा। देखिए लिखा हुआ मैक्सिमम वैल्यू अलॉन्ग एक्सिस 0, अलॉन्ग एक्सिस 0 का मतलब कॉलम वाइज सम, एक कॉलम का एक पर्टिकुलर कॉलम का सम, इसको ऐसे समझ लीजिए, या हम कह सकते हैं सम अलॉन्ग एक्सिस, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ए कॉलम में जितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 12 है आपका, सॉरी सम नहीं करना हमें, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 12 4 5 NAN और 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 12 है, तो 12 निकल जाएगा। बी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है अलॉन्ग एक्सिस 0। अब आपको एक्सिस 0 का मतलब समझ में आ रहा होगा, एक्सिस 0 का मतलब है पर्टिकुलर एक कॉलम वाइज, या एक एक कॉलम की हम मैं देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो हम और अगर हम एक्सिस 1 लिखते हैं तो एक्सिस 1 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली, और एक्सिस 0 का मतलब होता है वर्टिकली, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन होगा वर्टिकली परफॉर्म होगा, और अगर हम एक्सिस 1 लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टली परफॉर्म होगा। तो ए का कितना आ रहा है वैल्यू, ए की वैल्यू आ रही है मैक्सिमम 12, बी की 54, सी की 20, डी की 14। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे अलॉन्ग एक्सिस 1 तो आएगी 20, क्योंकि देखिए मैक्सिमम वैल्यू है 12 7 20 और 14 में क्या मैक्सिमम है 20 ऑफ कोर्स, 4 2 16 और 3 में क्या मैक्सिमम है, ये हम अलॉन्ग एक्सिस 1 की बात कर रहे हैं, 16 ऑफ कोर्स, 5 54 11 और NAN में क्या समय है 54 मैक्सिमम, NAN 3 3 और 2 में मैक्सिमम क्या है 3 ऑफ कोर्स, 1 NAN और 86 में क्या है 8। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सिस 0 अलॉन्ग एक्सिस 0 अलॉन्ग एक्सिस 1। तो ये याद रखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक्सिस 0 का मतलब होता है आपका आप ऑपरेशन इंडिविजुअली एक एक करके सभी कॉलम पर ऑपरेट कर रहे हो, और एक्सिस 1 का मतलब है कि इंडिविजुअली आप एक एक रो पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ये समझा कि किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम निकाला जाता है, सम निकाला जाता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, एक्सिस 0 क्या होती है, एक्सिस 1 क्या होती है, और इसके साथ हमने एक और इसके एट्रीब्यूट को समझा, स्किप NA में अगर वैल्यू 2 देंगे तो NA भी कंसीडर होती है, और अगर हम इसके अंदर NA नहीं स्किप करते तो NA भी इंक्लूड होगी। ये अलग बात है, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम बात करते हैं कि इसको इंक्लूड करने की। तो आई थिंक ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रोग्राम इसके डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ नहीं तो आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। जब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो डाउट बना रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में कुछ और प्रोग्राम को देखेंगे, समझेंगे, और ये आपका होमवर्क है कि ये मिन मैक्स और सम फंक्शन को आपको अप्लाई करके देखना है सीरीज़ पर भी। तो इस सीरीज़ पर भी वर्क करते हैं। सीरीज़ में भी अगर आप मैक्सिमम मिनिमम और अगर सम फंक्शन के थ्रू वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ और प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, और
अभी जैसा आप जानते हैं टर्म 1 का एग्ज़ाम कम्प्लीटली आपका सेमेस्टर टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है, रटने से कुछ काम नहीं चलेगा। आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या ले सकते हैं, उससे प्रोग्राम पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो इसको इसलिए एग्जीक्यूट करके देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।